एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। तो आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे हम इसके अंदर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का पूरी की पूरी हमारी बॉडी में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के बारे में। वॉल्यूम्स क्या थी? बेसिकली सिंपल सी बात है, सबसे पहले आई टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है कि नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में एक नॉर्मल पर्सन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर ले सकता है और बाहर छोड़ सकता है, एक्सपायर कर सकता है और इनहेल कर सकता है। ठीक है, तो वो होगी टाइडल वॉल्यूम। कितनी थी वो? 500 ml थी। ठीक है, और अगर मैं मिनट के हिसाब से देखूँ, जैसे कि एक एवरेज पर्सन 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं पर मिनट का निकालूँ तो 12 to 16 इंटू 500 कर दूंगी, क्योंकि एक बार में कितना हो रहा है 500। तो अगर एक मिनट में कितनी एयर अंदर जा सकती है, दैट इज़ योर 6K to 8K। ठीक है, ओके। ठीक है, उसके बाद आती है इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम की बात करूं तो उसमें क्या था कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन का क्या मतलब हुआ कि एक इंसान नॉर्मल इंस्पायर करने के बाद फोर्सफुली कितनी एयर को अंदर ले सकता है, दैट इज़ योर 2500 to 3000। ठीक है, इतनी एयर थी। उसके बाद आता है ERV, दैट इज़ योर एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम क्या होती है कि फोर्सफुली एक्सपायर, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद हम फोर्सफुली कितना एक्सपायर कर सकते हैं, दैट इज़ योर 1000 to 1100 ml। इतनी वॉल्यूम की टर्म से हम ले रहे थे। ठीक है, अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है कि एक पर्सन के लंग्स में हमेशा ही कुछ ना कुछ हवा रहती है, क्योंकि उसके लंग्स को कोलैप्स थोड़ी करवाना है, लंग्स को इस तरीके से रखना है रिटेन, कोलैप्स ना हो उसके लंग्स, इसीलिए उसके लंग्स में कुछ ना कुछ हवा रहती है, दैट इज़ योर 1100 to 1200 ml। ठीक है, दैट्स इट। ये थी हमारी वॉल्यूम्स। अब आती है कैपेसिटीज़। कैपेसिटी क्या थी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है कि लंग्स की इनहेल करने की क्षमता कितनी है, लंग्स कितना ज़्यादा। अब इसमें तुम्हारी फोर्सफुली भी इनहेल हो सकता है, नॉर्मली इनहेल भी हो सकता है, दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज़ योर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हुई? लंग्स की एक्सहेल करने की कैपेसिटी कितनी है। तो नॉर्मली तो एक्सहेल कर ही सकता है और साथ में फोर्सफुली भी एक्सहेल कर सकता है, तो दोनों को ऐड कर दो। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हुई तुम्हारी? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी हुई? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या हुई कि कुछ अमाउंट ऑफ एयर है जो लंग्स में हमेशा ही प्रेजेंट होती है। रेजिडुअल वॉल्यूम तो आएगी उसमें, बट एक और आ जाती है, दैट इज़ योर ERV। RV प्लस ERV मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। क्योंकि अगर हमें फोर्सफुली एक्सपायर करना है तो कुछ ना कुछ अमाउंट होगी लंग्स में, बिकॉज रेजिडुअल वॉल्यूम कभी भी नहीं निकलती है लंग्स से बाहर, क्योंकि वो कोलैप्स से बचा रही है लंग्स को। तो अगर मुझे फोर्सफुली एक्सपायर करना है तो मुझे एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम अपने लंग्स में रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो उसको फोर्सफुली एक्सपायर करने के लिए। ओके, फिर कौन सी आती है हमारी? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो गई है। वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़कर सब आ जाती है। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि देखो, वाइटल कैपेसिटी की दो डेफिनेशंस होती है। एक है कि मैक्सिमली कितना इनहेल कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमली कितना इनहेल कर सकते हो, और एक है कितना एक्सपायर कर सकते हो। ERV एक्सपायर करेंगे, ठीक है, और TV प्लस IRV। ठीक है, तो मैक्सिमली ये हो गया, सिंपल सी बात है। चलो, फिर आती है टोटल लंग कैपेसिटी, जिसमें सारी की सारी वॉल्यूम्स को ऐड कर दो, तुम्हारी टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। ओके, अब सबसे पहले ना आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में और पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि पार्शियल प्रेशर की ही मदद से ट्रांसपोर्ट होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले तुम्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है पार्ट्स ऑफ द हार्ट। अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा अगला चैप्टर होगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में अच्छे से पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी इतना इस चैप्टर के लिए जितना जानना है तो जानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जानते हैं। चलो, पार्ट्स ऑफ द हार्ट में सबसे पहले क्या है? सिंपल सी बात है, हार्ट क्या करता है? पंपिंग करता है, जो हमारा ब्लड है उसकी पंपिंग कर रहा है। ठीक है, और क्या करेगा? हार्ट के पास ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पास ऑक्सीजन आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हार्ट क्या करेगा? लंग्स के पास जाता है,
हार्ट जो है लंग्स के पास जाता है, खुद चल के थोड़ी जाएगा, कुछ ना कुछ वेसल्स, कुछ ना कुछ आर्टरी वेन्स उसके पास होंगी जो जाएंगी और ऑक्सीजनेटेड करके लाएंगी ब्लड को, मतलब ऑक्सीजन ऐड करवा के लाएंगी, ठीक है। बट पंपिंग करवाने के लिए हमें कोई ना कोई ऑर्गन चाहिए ब्लड का, ठीक है। लंग्स का सिर्फ इतना काम है कि अगर हार्ट ने कोई वेसल भेजी है, जो भी हम बात करेंगे, वेसल भेजी है तो उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन भरना है, ये लंग्स का काम है, ठीक है, लंग्स का ये काम है। बट अगर मैं बात करूँ हार्ट की, तो हार्ट का ये काम है कि मैं पंप करवाऊँगा ब्लड को, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको पंप करवा के मैं पूरी की पूरी बॉडी में भेज दूँगा, ठीक है, ये हार्ट का काम होगा। तो किस तरीके से होता है, सबसे पहले वेन्स के बारे में पढ़ा हुआ है हमने। वेन्स क्या होती हैं, जो कि टुवर्ड्स हार्ट आती हैं, मतलब ऐसी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं जो कि हार्ट के टुवर्ड्स आती हैं, ठीक है, मतलब टुवर्ड्स हार्ट, मतलब हार्ट की तरफ आती है। आर्टरी ए से अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज क्या होती हैं, जो हार्ट से दूर भागती हैं, वो वाली वेसल्स हैं, मतलब दूर जाती हैं वेसल्स, ठीक है। और कैपिलरीज क्या है, इनके बीच के कनेक्शन को, अब इनको किसी न किसी कनेक्शन से जोड़ना पड़ेगा, इनके बीच के कनेक्शंस को बोला जाता है कैपिलरीज, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो अब यहाँ पर लिखा हुआ है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या है, एक वेन्स का ही पार्ट है, ठीक है, तो एक वेन ही है ये, पर इसको सुपीरियर वेना कावा क्यों बोला गया है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी, कहाँ से, पूरी बॉडी से। सुपीरियर बोला गया है, मतलब जो अपर बॉडी है ना उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब सुपीरियर वेना कावा क्या है, अब ये देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट की बात करूँ, वेन्स में कौन सा ब्लड होगा, मेनली वेन्स में कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। क्यों, क्योंकि वेन्स वो वाली ब्लड वेसल्स हैं जो कि हमारे हार्ट की तरफ जा रही हैं। अब हार्ट की तरफ कौन सी ब्लड वेसल जाना पसंद करेंगी, जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन आएगी किसके पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आएगा, हार्ट के पास आएगा, फिर वो कहाँ पंप होगा, पूरी बॉडी में कौन पंप करवाएगा, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट के पास आएगा और ऑक्सीजन लेकर निकल लेगा, ठीक है। एट द एंड ऑक्सीजन आएगी हमारे पास कहाँ से, लंग्स से, बट जो उसको पंप करवा कर पूरी बॉडी में भेजने का काम किसका है, हार्ट का है, ठीक है। तो सुपीरियर वेना कावा क्या है, अपर बॉडी, जो हमारी अपर वाली बॉडी है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। इन्फीरियर वेना कावा, ये नीचे से दिख रही है, मतलब जो हमारी लोअर बॉडी है वहाँ से लाएगी ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये होता है इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। ये है हमारा राइट एट्रियम। हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। जो राइट वाला एट्रियम है उसको बोला गया है राइट एट्रियम, और सिंपल सी बात है लेफ्ट एट्रियम। तो इस जैसे कि, और 2 ऊपर वाले ये हैं और 2 नीचे वाले ये हैं, एक होता है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चैम्बर्स का नाम है, 4 चैम्बर्स हैं। तो ये राइट वाले, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। बाकी अभी सिर्फ इतना ही जानना है कि हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स हैं, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है इसके बारे में कि कहाँ से ब्लड जाएगा, इसके बीच में कौन से सेप्टम प्रेजेंट होते हैं, बट अभी उतना नहीं जानना है। जो चैप्टर में जितनी डिटेलिंग दी हुई है उतना ही जानेंगे, ठीक है। तो अब ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले क्या है, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। सिंपल सी बात है, जो हार्ट के चेम्बर्स हैं तो ऊपर वाले हैं उसको राइट और लेफ्ट एट्रियम बोला गया है, और जो नीचे वाले हैं उसको राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बोला गया है, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। हाँ जी, तो फिर यहाँ देखो ये वेन्स दी गई हैं, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। अभी सिर्फ इतना ही ये हार्ट का डायग्राम है, ठीक है। कि अच्छे से समझ कैसे आएगा उसके बारे में बताती हूँ मैं तुम्हें। सर्कुलेशन से पता लगेगा, हम ना भी एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम के अंदर आएगा क्या, ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इन्फीरियर वेना कावा से भी राइट एट्रियम की तरफ आएगा, ठीक है। राइट एट्रियम के बाद आने से कहाँ जाएगा वो, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा वो, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर नीचे वाला चेम्बर है राइट एट्रियम के बाद क्या है, राइट वेंट्रिकल है, तो वहीं जाएगा ब्लड, सिंपल सी बात है। अब राइट वेंट्रिकल से निकल कर वो ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स की तरफ। क्यों लंग्स की तरफ जाएगा, क्यों भाई, ऑक्सीजन नहीं लेके जाने। अब जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है
कि ऐसी कौन सी ब्लड वेसल होती है जो अवे फ्रॉम द हार्ट जाती है। अवे फ्रॉम द हार्ट कौन जाती है? कौन जाती है भाई? पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी, आर्टरी लिखा है, आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट। तो जो पल्मोनरी आर्टरी क्यों बोला गया है? क्योंकि लंग्स की तरफ जा रही है। लंग्स की तरफ, लंग्स के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? पल्मोनरी। तो राइट वेंट्रिकल से तुम्हें दिख रही होगी, क्या निकलती हुई दिख रही है? पल्मोनरी आर्टरी दिख रही है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। अब ये एक, अगर तुम्हारे दिमाग में ये वहम है कि सिर्फ वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेनली दिखता है, जो वेन्स है उसमें ना कहते हैं कि नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखता है, बट यहाँ पर देखो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये तो चलो कोई बात नहीं, बट पल्मोनरी आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट जा रही है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है। ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पाथवे बना लो, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी पे जाएगा। अब पल्मोनरी आर्टरी कहाँ गई? लंग्स के पास गई। वो कैसे जाएगी? याद है तुम्हें? कैपिलरी का कनेक्शन होता है यहाँ, कैपिलरी का। ये देखो, इधर देखो, अगला डायग्राम देखो हमारा। अभी इतना देखो, सबसे पहले क्या था? ये है हमारा राइट एट्रियम। ठीक है। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल गया, राइट वेंट्रिकल से ये तुम्हें दिख रहा होगा पल्मोनरी आर्टरी में, एरोज देखो। राइट एट्रियम में ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड, ये राइट वेंट्रिकल के पास गया। राइट वेंट्रिकल के पास जाने के बाद ये कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी फिर जाएगी तुम्हारे लंग्स के अंदर। अब एल्वियोली के पास जाकर कहेगी भैया आओ, हमें क्या दे दो तुम? ऑक्सीजन दे दो। तो ऑक्सीजन मांगेगी जाके। ठीक है। अब तुम्हें पता है आर्टरी और वेन्स के बीच में कैपिलरी होती है, तो उस कैपिलरी की वजह से होगा ये सब कुछ। जैसे कि हमने बात की, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये जाएगी, यहाँ कैपिलरी बनी, मान लो ये लंग्स है, ये कैपिलरी बनेगी, फिर ये वेन से कनेक्टेड हो जाएगी, और पल्मोनरी वेन फिर लाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये देखो, ये आर्टरी से गया, और ये अब जो पल्मोनरी आर्टरी थी ये वेन्स लाएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब कहाँ लाएंगी ये देखो, ये जो हमारी पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स हमारी क्या लाएंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगी हमारी क्या? पल्मोनरी वेन्स। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें, हाँ ऐसे होगा। देखो इधर देखो, मान लो ये ना इसके बीच में कनेक्शन है कैपिलरी का, मैं ना बना देती हूँ ऐसे। ये मान लो कैपिलरी है, ठीक है, ये कैपिलरी है। कैपिलरी क्या है? दोनों के बीच का कनेक्शन है, सिंपल सी बात है। कुछ इस तरीके से दिखता है वो, ये देखो। ठीक है। ये इस डायग्राम में दिखा नहीं रखा ऊपर वहाँ पे। तो ये वेन्स हैं, ये आर्टरीज हुई, ये वेन हुई, आर्टरी हुई, इन दोनों के बीच में कैपिलरी इस तरीके से बन रही है, तो इनके बीच का कनेक्शन को बोला गया है कैपिलरी। चलो, हाँ जी। तो यहाँ पे क्या हुआ? जो हमारा ये क्या था? राइट एट्रियम था। राइट एट्रियम में हमारे पास क्या आया? वेन्स के थ्रू, वेना कावा के थ्रू हमारे पास क्या आया? ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वो गया राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब वो कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट लेके गई है ब्लड को। कहाँ? एल्वियोली के पास, लंग्स के पास। लंग्स में ही है एल्वियोली प्रेजेंट। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? कनेक्शन प्रेजेंट है। ये पल्मोनरी कैपिलरी के पास आ जाएगी ऑक्सीजन, और CO2 वापस दे देंगे, सिंपल सी बात है। अब इनके बीच का कनेक्शन है, तो देखो पल्मोनरी वेन, ये पिंक क्यों दिखाया गया है तुम्हें? क्योंकि ये देखो जो ब्लू होता है ना, ब्लू हमने यूज़ किया है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, और रेड हमने यूज़ किया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। ठीक है। रेड कलर किसके लिए यूज़ किया गया है? ये पिंक कलर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए यूज़ किया गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये पल्मोनरी वेन, ये कनेक्शन था, ये क्या थी? आर्टरी थी, ये क्या थी? वेन थी। ठीक है। तो मान लो ये पल्मोनरी आर्टरी थी, तो ये ब्लड लेकर आ रही थी डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है। अब कैपिलरी में क्या हुआ? ये कैपिलरी बना इनके अंदर, ये वेन्स है। ये अगर ये कैपिलरी बनी इनके अंदर, ये कनेक्शन हुआ कैपिलरी का, तो कैपिलरी के अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन आ जाएगी, और हम CO2 वापस दे देंगे। तो ऑक्सीजन आ गई। अब क्या हुआ? इस कैपिलरी ने बोला जाओ तुम ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर चले जाओ हार्ट के पास। तो ये क्या? वेन जो हुई हमारी पल्मोनरी वेन, ये ऑक्सीजनेटेड हार्ट ब्लड लेकर चली गई हार्ट के पास। सिंपल सी बात है। चलो, तो अब कहाँ पहुँची वो? कहाँ पहुँची? अलग अलग चेम्बर्स किसके लिए बनाए हैं?
ऐसे थोड़ी बनाए दोनों को सबको मिक्स ही कर दो, इसीलिए बनाए हैं क्योंकि इसके पास बोला है तुम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखो और इनको बोला है तुम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखो, इसीलिए अलग अलग चेम्बर्स बनाए गए हैं हार्ट में, ठीक है। हर चीज़ का रीज़न होता है, ओके। अब देखो यहाँ क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। अब ये अपने अगले चेम्बर में चला गया, दैट इज़ योर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये कहाँ, एक आर्टरी के थ्रू पूरी की, अब आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुँचाना है, जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ हैं वहाँ पहुँचाना है। सिंपल सी बात है कि क्योंकि हमें ऑक्सीजन पूरी की पूरी बॉडी को चाहिए फॉर रेस्पायरेशन, हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी किससे ही बनेगी, जब हम रेस्पायर करेंगे, रेस्पायरेशन का प्रोसेस होगा तभी एनर्जी बनेगी। तो सिंपल सी बात है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जाती हुई तुम्हें दिख रही होगी सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी, आर्टरी का ही एक मतलब, सिस्टमिक किसके लिए यूज़ करते हैं, टिश्यू के लिए, तो ये जो आर्टरी है ये टिश्यूज़ की तरफ लेके जाएंगे ब्लड को, ठीक है। और देखो सिस्टमिक आर्टरी डन, हाँ जी, सिस्टमिक आर्टरीज, तो ये हमारी टिश्यूज़ की तरफ लेके जा रही है, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती हुई सिस्टमिक आर्टरीज कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी हम प्रेशर्स पे नहीं आए हैं, अभी सिंपल हम समझ रहे हैं। ये क्या, देखो ये भी एक कैपिलरी का कनेक्शन है, ये बीच में क्या है, कैपिलरी का कनेक्शन है। यहाँ पे ऐसे अलग से नहीं दिखा रखा है बट है कैपिलरी का कनेक्शन, ठीक है, तो मैंने अलग से ऐसे बना दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे यार ढंग से, हाँ जी, हल्का सा तुम्हें दिख थोड़ा डिफाइन करने के लिए इसको, हाँ जी। अब देखो अब ये ऑक्सीजन रिच एयर, जो ऑक्सीजन था हमारे पास, एयर बोल रही हूँ, ऑक्सीजन था जो हमारे पास, ये कौन ले लेगा, टिश्यूज़ ले लेंगे, ठीक है। और जो CO2 थी टिश्यूज़ की, वो कौन ले लेगा, ब्लड ले लेगा, ठीक है, ब्लड ले लेगा। अब आर्टरी आई है, हाँ जी, आर्टरी आई है हमारे पास, ये आर्टरी थी, ये आर्टरी आई यहाँ से, ठीक है। अब ये कैपिलरी बनी, ये वेन, अब वेन क्या कह रही है भैया, ये कौन सी है जो हमारे तुमने बात नहीं की, वेन, वेना कावा, वो वाली, ठीक है। अब ये बॉडी टिश्यूज से लेकर जाएगी ब्लड वापस, कहाँ लेके जाएगी, हाँ जी, चलो आ गया, राइट एट्रियम, दैट इज़ द पाथवे, ये होता है पाथवे, ठीक है, इस तरीके से चलती है। हम फ्लो चार्ट बना लेंगे अभी, बट अभी दोबारा से समझते हैं इसको। सबसे पहले दूसरा डायग्राम कहाँ है हमारा, उससे भी समझ लेते हैं, हाँ जी, सभी डायग्राम से नज़र देखो। सबसे पहले राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से जो हमारी वीना कावा है, अरे अरे भैया, राइट एट्रियम जो हमारी वीना कावा है, सुपीरियर क्या, अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आना, इन्फीरियर नीचे वाले बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आएगी, ठीक है। जो हमारी वीना कावा है वो राइट एट्रियम में लाएगी, ये राइट एट्रियम, ये है राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम में लाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों, अभी ऑक्सीजन नहीं है भाई साहब, जो हमारी बॉडी टिश्यूज़ ने CO2 दे दी है, क्योंकि CO2 हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो हमारे बॉडी टिश्यूज़ ब्लड को दे देंगे कि भाई साहब लो, अब मेरे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करके लाओ और ऑक्सीजन लाओ हमारे पास, ठीक है। तो राइट एट्रियम में गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा वो, राइट एट्रियम के बाद अगला चैम्बर है जो नीचे वाला, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ये एरोज अच्छे से देखो, ये राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद अब ये लंग्स के पास जाएगा। क्यों जाएगा लंग्स के पास, ऑक्सीजन लाने जाएगा, ऑक्सीजन रिच करवाने जाएगा हमारे ब्लड को, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिच करवाना है तो ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी चल रहा है ना, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जा रही है, लंग्स की तरफ लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये तो बात हमेशा सच रहेगी कि आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स टुवर्ड्स द हार्ट, बट ये बात में एक्सेप्शन आ जाती है कि वेन्स जो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन ये है, इसमें क्या एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये तो चलो ये कन्फ्यूजन में पड़ना ही नहीं है, बट स्टिल अगर ऐसी तुम्हारे दिमाग में बात हो कि वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं, तो एक्सेप्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो मोस्टली वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट यहाँ पे एक्सेप्शन दिख रही है तुम्हें,
तो अब पल्मोनरी आर्टरी जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लंग्स की तरफ जाएगी। और भाई साहब चलो, ये क्या आई, ये मान लो क्या थी हमारी पल्मोनरी आर्टरी, इसके पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, पल्मोनरी वेन, इनके बीच में क्या होगा, कनेक्शन। अब ये जो कैपिलरी है, ये जो कैपिलरी दिख रही है तुम्हें, ये जो कैपिलरी है, ठीक है, अब इनके बीच में कनेक्शन है। ये देखो यहाँ तुम्हें ना इस तरीके से दिखा रहेगा ये कनेक्शन, ये देखो, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये अब पल्मोनरी आर्टरी भैया, अरे तुमने गलत दिख रखा है यहाँ पर, पागल डायग्राम, पल्मोनरी वेन है ये बेवकूफ। चलो हाँ, तो ये पल्मोनरी आर्टरी अभी गई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन जाएगी, हमारी पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन चली जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, कहाँ जाएगी, लेफ्ट एट्रियम की तरफ, लेफ्ट एट्रियम की तरफ गई। अब लेफ्ट एट्रियम में क्या आ गया भैया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। अब वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, अगली चैम्बर की तरफ, अपने नीचे वाला जो चैम्बर है उसका, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल की मदद से आगे एक और निकलेगी, क्या, हमारी अयोर्टा। अयोर्टा क्या है, सिंपल सी बात है, एक बड़ी यूनिट है। अब उसके अंदर ये आर्टरीज आ जाती है, अयोर्टा के अंदर ही आर्टरीज आ जाती है, हाँ जी। तो अयोर्टा क्या है, एक बड़ी यूनिट है जिसके अंदर आर्टरीज आ जाती है, ठीक है। जैसे कि सिस्टमिक आर्टरी थी तो वो टिश्यूज़ को ब्लड दे रही थी, हमारे पूरी की पूरी ऑर्गन्स को ब्लड चाहिए ना, तो अयोर्टा एक आर्टरी की यूनिट है, ठीक है। तो अयोर्टा इज़ लाइक आर्टरी, ठीक है। पूरी की पूरी जो हमारी बॉडी है उसको कौन दे रहा है ब्लड, अयोर्टा, ठीक है। अयोर्टा के पास क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ जाएगी, पूरी बॉडी में जाएगी। अब पूरी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो कैपिलरी का कनेक्शन यहाँ देखो अच्छे से, कहाँ गया वो डायग्राम, हाँ। अब ये देखो हमारे पास क्या है, ये कनेक्शन है कैपिलरी का, तो ये ऑक्सीजन तो दे देगा इनको टिश्यूज़ को, और CO2 वापस ले लेगा, CO2 वापस ले लेगा, और फिर से वही चीज़ शुरू हो जाएगी, ये वीना कावा के थ्रू वापस आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर नहीं भी आया है, मतलब इतना पता लग गया, थोड़ा बहुत पाथवे का पता लग गया है तो बहुत है, दैट्स इट। हमें पार्शियल प्रेशर्स के बारे में पढ़ना है, नहीं भी आया तो अगले चैप्टर में और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। बाकी आई होप अच्छे से आ ही गया होगा समझ, इतना 2-3 बार समझा दिया है, चलो ठीक है, हाँ जी। अब हम पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है, देखो यार, अगर ऑक्सीजन, इधर देखो, अगर ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ रही है और CO2 यहाँ से वहाँ जा रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा, इसीलिए तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आई, ठीक है, इसलिए तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आई। वही चीज़ अगर CO2 यहाँ पर ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, टिश्यूज़ में CO2 बनी होगी, रेस्पिरेशन जब हुआ टिश्यूज़ में CO2 बनती है एज अ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, और वो बाहर निकलनी ज़रूरी होती है, एक्सपायर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए। तो यहाँ पर वो बनी है तो इसलिए उसकी ज़्यादा अमाउंट होगी, ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उसका, ठीक है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो प्रेशर पर जाएगी, बस यही कॉन्सेप्ट है, हर जगह यही कॉन्सेप्ट चलेगा। बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमें नंबर्स पढ़ने पड़ेंगे, हमें जो वैल्यूज़ हैं वो याद रखनी पड़ेगी इसकी, कि कहाँ कौन सी वैल्यू होती है, वो भी बहुत इजीली याद हो जाएगी, कोई रटना वगैरह नहीं है, कुछ नहीं करना है, दिमाग में कॉन्सेप्ट फंसाओ, ख़त्म, ठीक है, रटोगे बस हो गया फिर काम, फिर नहीं कुछ समझ आने वाला। अगर ये समझ आ गया ना पाथवे क्या है, तो फ्लो चार्ट बना लेते हैं, चलो पहले हम एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बना ले, हाँ जी, यहाँ इसके बाद बनाते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ब्लड है वो कहाँ गया है, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, चलो ऐसे ना, इधर देखो, देखो, अरे भगवान, हाँ, ये क्या हुआ, हमारा हार्ट है। अब इतना वो वाला हार्ट नहीं बनाएंगे, हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं नॉर्मल सा प्यारा सा, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है जी, ठीक है जी।
यहाँ पर ना मैं लंग्स को दिखाने के लिए एल्वियोली बना रही हूँ, बिकॉज वही हुई ना यूनिट एल्वियोली, ठीक है। चलो अब राइट एट्रियम से सबसे पहले कौन आएगी, हमारी वीना कावा। वीना कावा कहाँ से आ रही है, ये मान लो बॉडी के टिश्यूज़ है, ठीक है, यहाँ से बॉडी के टिश्यूज़ है, ओके। चलो अब यहाँ से वीना कावा आ रही है, बहुत ही गंदे डायग्राम बनाती हूँ मैं, अच्छी। यहाँ से हमारी वीना कावा आ रही है, क्या लेकर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर। क्या लेकर आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी, ऐसे लिखेंगे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। क्या है ये, हमारी वेन्स है, ठीक है, ऐसे मान लो वेन, ठीक है, सिस्टमिक वेन्स बोल सकते हैं क्योंकि वो ब्लड टिश्यू वीना कावा का ही एक पार्ट हो गया, तो सिस्टमिक वेन्स, ठीक है। चलो हाँ जी, अब ये जो हमारी राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल पे, राइट वेंट्रिकल पे जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हमारा, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम ना ब्लू से बनाते हैं यार, मैं भूल ही गई थी। हाँ जी, ऐसे, अरे यार क्या पंगा ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं हमारी सिस्टमिक वेन्स जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके। फिर वो राइट वेंट्रिकल के पास गया, अभी हमारी पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी यहाँ से, क्या निकलेगी, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी फिर कहाँ जाएगी, एल्वियोली के पास जाएगी, ये एल्वियोली के पास गई पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से निकलकर, राइट वेंट्रिकल से निकलकर हमारी गई पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। चलो अब ये क्या बनी, कैपिलरी, वाओ, ठीक है, कैपिलरी का कनेक्शन, हाँ जी। अब क्या होगा, अब क्या होगा भैया, हमारे पास यहाँ से आएगी ऑक्सीजन यहाँ पे, और यहाँ से निकल जाएगी CO2, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। अब ये जो हमारी वेन है, अरे भाई इतना नहीं, क्या कर रही हूँ मैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। वेट ये CO2 दे देगी वापस, ठीक है। अब यहाँ पर कनेक्शन बनेगा किसका, इस तरीके से बनाऊंगे, हाँ जी। ये कैपिलरी बन गई है, बहुत ही बड़ी बन गई है आर्टरी ये वाली, बट ठीक है, कैपिलरी दिख रही है तुम्हें, ओके। और यहाँ पर हम इसको ऑक्सीजन दे देंगे, ठीक है, इसको ऑक्सीजन दे देंगे। अब इसको कहेंगे चलो भैया लेफ्ट एट्रियम चलो, सवारी चलो लेफ्ट एट्रियम, हाँ जी, लेफ्ट एट्रियम आ गई है हमारी सवारी। लेफ्ट एट्रियम के आने के बाद अब आ गया है हमारे पास खुशियाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, इसको कर दो अब तुम। क्या है ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी है, चलो ठीक है। और ये क्या है, पल्मोनरी वेन, हाँ जी, ये क्या है, पल्मोनरी वेन। अब खुशियाँ आ गई हैं भैया, लेफ्ट एट्रियम में खुशियाँ आ गई हैं, खुशियों का माहौल आ गया है लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है कौन, हमारी पल्मोनरी वेन, ओके। पल्मोनरी वेन प्यारी प्यारी हमारी लेफ्ट एट्रियम में आ चुकी है। अब ये कहाँ जाएगा, अब कहाँ जाओगी तुम मोहतरमा, अब ये कह रही है लेफ्ट वेंट्रिकल जाऊँगी मैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्यों जाऊँगी, आगे बॉडी टिश्यूज़ पे पास पे तो जाना है मुझे, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगी, कौन सा ब्लड लेकर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर। कौन सा ब्लड लेकर जा रही हो तुम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर अब ये जाएंगी कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती हुई, अरे ऐसे नहीं, ऐसे लिख लो तुम, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती हुई कहाँ जाएंगी, बॉडी टिश्यूज़ के पास जाएंगी,
बॉडी टिश्यूज़ के पास जाएंगी। हाँ जी, अब ये क्या बोलेंगे इसको हम, बॉडी टिश्यूज़ के पास जा रही हैं तो हम क्या बोल रहे हैं इसको, सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी। हाँ जी, सिस्टमिक आर्टरी। चलो ये था फ्लो चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट। सिस्टमिक आर्टरी के पास क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 ब्लड लिख दिया मैंने, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डन। पल्मोनरी वेन के पास भी क्या होगा, O2 ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ओके। पल्मोनरी आर्टरी के पास क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, ये है फ्लो चार्ट। अब बस इसके अंदर क्या ऐड करना है तुम्हें, क्या ऐड करना है भैया, इधर आओ, जो तुम्हारे पास ये तुम्हारा होमवर्क है। देखो अब ये तो ऐड करना है ना फ्लो चार्ट के अंदर, ये तुम करोगे खुद। कैसे करोगे, ये जो प्रेशर्स हैं, प्रेशर्स के बारे में समझते हैं। चलो देखो, सबसे पहली बात है मुझे ऑक्सीजन को ना अंदर लेके आना है। ऑक्सीजन को अगर अंदर लेके आना है तो जाहिर सी बात है एल्वियोली में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होना चाहिए, तभी ऑक्सीजन अंदर आ पाएगी, सिंपल सी बात है। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर लो पार्शियल प्रेशर होगा और बाहर के एटमॉस्फेयर में हाई पार्शियल प्रेशर होगा तभी तो आ पाएगा ऑक्सीजन अंदर। और CO2 के केस में उल्टा होगा, CO2 में यहाँ पर हाई होना चाहिए और बाहर एटमॉस्फेयर में कम होना चाहिए, तभी बाहर जाएगी एल्वियोली से। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना है। हाँ जी, अब जो हमारा आउटसाइड का प्रेशर होता है ना, वो भी लिख लो तुम। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, एक इंडिविजुअल गैस के बारे में बात करते हैं जब हम, तो पार्शियल प्रेशर CO2, पार्शियल प्रेशर O2। पार्शियल प्रेशर O2 है 159 mmHg। ठीक है, mmHg केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, मरकरी के टर्म्स में हम मेजर कर रहे हैं तो हम mmHg लगा देते हैं। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर CO2 है 0.3 mmHg। हाँ जी, चलो अब सिंपल सी बात है, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर जाना तो बहुत ही आसान हो गया, सॉरी अंदर आना। यहाँ से CO2 का बाहर जाना तो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि 40 से 0.3 मतलब हाई यहाँ पर, और ऑक्सीजन का अंदर आना वेरी आसान, 159 से 104, तो यहाँ पर हाई है। एरो ये अगर ऐसे किया तो हाई के लिए, अगर ऐसे किया तो लो के लिए। ठीक है, तो आ जाओ अंदर भैया, ऑक्सीजन अंदर, ऑक्सीजन भी अंदर आ जाओ, आ गई अंदर, एल्वियोली के अंदर आ गई हैं। अब कहाँ जाएंगी, कहाँ जाएंगी ऑक्सीजन, हमारी पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर, पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर जाएंगी ऑक्सीजन जी। अब सिंपल सी बात है, पल्मोनरी कैपिलरी क्या है, लंग्स का ही तो पार्ट है, मतलब लंग्स के अराउंड जो है कैपिलरी, जो हार्ट दे रहा है लंग्स को, मतलब बेसिकली हार्ट जो हमारी बन रही हैं, तो सिंपल सी बात है यहाँ पल्मोनरी कैपिलरी में सेम ही रहेगा, पल्मोनरी कैपिलरी में कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो यही सेम यहाँ पर रहेगा, चिपक गया। ठीक है, चलो अब पी ऑक्सीजनेटेड ब्लड 104 mmHg। अब यहाँ पे ना एक बात याद रखो तुम, हमारी बॉडी में CO2 के सिर्फ 2 ही पार्शियल प्रेशर्स होते हैं, पार्शियल प्रेशर्स CO2 के सिर्फ 2 ही होते हैं हमारी बॉडी में। अब इतना इजी हो गया है तुम्हारे लिए ये चीज़ करना, बिकॉज क्या है, अगर 2 ही पार्शियल प्रेशर्स होंगे तो हम इतना ज्ञान लगाकर कि कहाँ पर कम होगा, कहाँ पर ज़्यादा होगा, जहाँ पर हमें पहुँचानी है वहाँ पर कम होगा, जहाँ से पहुँचानी है वहाँ पर ज़्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर 2 होंगे तो जहाँ पर हाई पार्शियल प्रेशर होगा वहाँ पर बड़ी वाली वैल्यू रख देंगे, और जहाँ पर कम होगा CO2 का पार्शियल प्रेशर वहाँ छोटी वाली वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। तो PCO2 थोड़ा यहाँ लिखते हैं। हाँ जी, तो PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर CO2, हमारे पास एक वैल्यू होती है 45 पर एक होती है 40। ठीक है, दैट्स इट, ये होती हैं हमारी वैल्यूज़, ये होती हैं वैल्यूज़। अब देखो यहाँ पर 40 mmHg थी और बाहर 0.3 mmHg था। ठीक है, अब यहाँ से जाएगा वो पल्मोनरी हमारे पास वेन में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन आ गया है, पल्मोनरी वेन में जाएगा, पल्मोनरी वेन में जाएगा। ठीक है जी, पल्मोनरी वेन से फिर हार्ट, फिर उसके बाद यहाँ से सिस्टमिक आर्टरी निकलेगी, सिस्टमिक आर्टरी जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है जी, चलो क्या होता है,
95 mmHg। हाँ जी, 95 mmHg। और पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना होगा यार, तुम ही दिमाग लगाओ अपना। अगर मुझे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऐसे ही रखना है इसको, आगे कुछ ऐसे भी कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं किया है मैंने, यहाँ पर नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो अभी नॉर्मल कितना ही रहेगा CO2 का, 40 mmHg, ठीक है, 40 ही रहेगा अभी तो, ठीक है। हाँ जी, 40 mmHg। चलो, अब पल्मोनरी वेन से हम भागकर कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, अरे भैया, पल्मोनरी वेन में इतना है पार्शियल प्रेशर। अब जाएगा ये हार्ट में जाने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा सिस्टमिक आर्टरी। आ जाओ, सिस्टमिक आर्टरी में वही सेम रहा, अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कहीं करना ही नहीं है ट्रांसपोर्ट। कब देखो, सिस्टमिक आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब सिस्टमिक आर्टरी है हमारे पास, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई है, जिसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है 95 mmHg, पार्शियल प्रेशर CO2 है 40 mmHg। अब सिंपल सी बात है, अगर मुझे ऑक्सीजन कहाँ देनी है, यहाँ पर, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम होगा ऑक्सीजन का, ठीक है। और CO2 अगर बाहर निकालनी है तो यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो वही फिनोमेना लगाना है, डिफ्यूजन का फिनोमेना, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। कैसे, ये देखो, अब ऑक्सीजन अंदर देनी है तो 95 mmHg यहाँ है, बॉडी टिश्यूज़ में कम होना चाहिए पार्शियल प्रेशर, बॉडी टिश्यूज़ में कितना है, 40 है, 40 है तो 95 से 40 आराम से आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और CO2 बाहर छोड़नी है तो ऑब्वियसली ऐसे चला जाएगा, यही सेम चीज़ है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर, सिंपल सी बात है। तो ये बॉडी टिश्यूज़ में, अब बॉडी टिश्यूज़ ने CO2 दे दी ब्लड में। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, जिसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है CO2 से, सिंपल सी बात है। अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हुआ तो हम उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं, कि ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर उसमें कम है, ठीक है जी। चलो, अब इसके पास क्या हुआ, PO2 यहाँ पर क्या है, 40 mmHg, सिंपल सी बात है, वेन्स है। अब इसके पास CO2 का ज़्यादा हो गया है अमाउंट, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर CO2 45 mmHg, दो ही वैल्यूज़ हैं, हाई और लो, ठीक है। PCO2 45 एंड P ऑक्सीजन 40 mmHg, ठीक है। चलो, ठीक है, सिस्टमिक वेन्स कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mmHg है यहाँ पर, और PCO2 45 mmHg। चलो, अब उसके बाद यहाँ पर कहाँ जाएंगे, वही पाथवे फिर से शुरू हो जाएगा, राइट एट्रियम, फिर हम पल्मोनरी आर्टरी जाएगी, फिर यहाँ से पल्मोनरी वेन, यहाँ लेफ्ट एट्रियम के पास जाएगी और लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाएगी। तो वही पाथवे दोबारा फॉलो कर लो, ठीक है। तो आई होप अच्छे से समझ आ गई होगी ये चीज़ें। दोबारा से समझते हैं, एक बार क्विक रिविजन करते हैं। सबसे पहले क्या था, मुझे ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लाना। अगर ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लाना है तो मुझे हाई पार्शियल प्रेशर कहाँ का रखना पड़ेगा, बाहर का, क्योंकि अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम रखूँगी अंदर बॉडी में तभी आएगी, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर जो हमारे बाहर का है वो ज़्यादा है और ऑक्सीजन बॉडी के अंदर कम है, तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। और CO2 को बाहर बेचना है तो पार्शियल प्रेशर बॉडी के अंदर ज़्यादा रखना पड़ेगा और बाहर चली जाएगी, ठीक है। ये हम रखते नहीं है, ये होता ही है नेचुरली, ठीक है। चलो, अब उसके बाद पल्मोनरी कैपिलरी, यहाँ पर हमें क्या देना है, ऑक्सीजन देना है, तो ऑक्सीजन का दे दिया यहाँ पर और CO2 ले लिया, ठीक है। फिर आएगी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में सिंपल सी बात है, कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, CO2 का कम होना चाहिए। CO2 के कम होने के लिए कौन सी वैल्यू है, 40 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन याद रखना पड़ेगा 95 mmHg होता है। फिर कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई पार्शियल प्रेशर की कुछ चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो हम नॉर्मली अब सिर्फ यहाँ पर जाएगा हार्ट के पास जाएगी पल्मोनरी वेन कहाँ गई, लेफ्ट एट्रियम के पास गई, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल गई, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली हमारी सिस्टमिक आर्टरी निकली, जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन है ब्लड में, तो वही सेम पार्शियल प्रेशर पड़े हैं अभी, क्योंकि अभी हमने कहीं लेन देन नहीं किया है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 95 mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg, ठीक है। अब वही देखो यहाँ पर तुम, अब हमें क्या करना है,
लेन देन करना है, तो लेन देन करने के लिए हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हाई पार्शियल प्रेशर कहाँ पर है, ऑक्सीजन का 95 mmHg, ठीक है। और यहाँ पर टिश्यूज़ में मुझे कम ही रखना पड़ेगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तभी तो मैं अंदर दे पाऊँगी हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर। तो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है, 95 से 40 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन आ जाएगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, CO2 यहाँ पर ज़्यादा है, 2 ही वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर कम है, तो CO2 अब चली जाएगी बाहर। अब CO2 हो गई है ज़्यादा, CO2 हो गई है ज़्यादा, तो अब क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इज इक्वल टू 40 है, पार्शियल प्रेशर CO2 इज इक्वल टू 45 है। अब सिस्टमिक वेन फिर दोबारा वहाँ जाएगी हमारे पास, डन, दैट्स इट। चलो अब ये वही पाथवे दोबारा चलेगा, ये पल्मोनरी आर्टरी, फिर उसके बाद, ठीक है। तो ये सिंपल सी भाषा में बात की हमने। चलो अब क्या पढ़ना है मुझे, क्या पढ़ाना है मुझे तुम्हें, तो ये फ्लो चार्ट है। तुमने क्या करना है, ये फ्लो चार्ट में सिर्फ जो ये वैल्यूज़ है ना यहाँ पर लिख लेना, दैट्स इट। ये फ्लो चार्ट तुम्हारे बहुत काम आएगा। चलो अब इसके बारे में जानते हैं। ये NCERT में टेबल दिया गया है। तो एटमॉस्फेरिक एयर 159 mmHg, CO2 0.3 दे रखा है एटमॉस्फेरिक एयर। फिर एल्वियोली में 104 और CO2 40 दे रखा है। ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ क्या है, 40 एंड 45। जो हमारे टिश्यूज़ के पास है वो भी 40 एंड 45 है, देखो यार वहाँ जाकर। तो बोला गया है ये सेम है, ये सेम वैल्यू आ रहा है पार्शियल प्रेशर का, ठीक है। फिर ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है 95 और CO2 है 40, ठीक है। ये दे रखा है हमारे पास टेबल। चलो अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट कैसे करवाना है ऑक्सीजन का, किस तरीके से जाएगी ब्लड में, मतलब कि अब बेसिकली सिंपल सी बात है, किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए अगर हमें किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो कोई ना कोई मीडियम होगा जिसकी वजह से हम भेजते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई ना कोई मीडियम होगा जिस तरीके से हम उसको भेजेंगे ब्लड में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जैसे कि मुझे कोई सामान है, कोई पार्सल है, मुझे उसको भेजना है, तो या उसको बस पे भेज सकती हूँ, ट्रक पे भेज सकती हूँ, ट्रेन पे भेज सकती हूँ, ठीक है। तो हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए मीडियम्स होंगे, तो उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द प्राइमरी गैसेस जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाई जाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। बोला क्या है 97% ऑफ द ऑक्सीजन हम हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, बात करेंगे। और 3% डिजॉल्व इन प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, याद है ना, जो हमारे ब्लड का मैट्रिक्स होता है उसको प्लाज्मा बोला गया है। लिक्विड पार्ट है जो हमारे ब्लड का, वाटरी पार्ट है, उसको प्लाज्मा बोला जाता है, ठीक है। तो बोला क्या है, ऑक्सीजन का क्या केस है कि 97% तक तो वो हीमोग्लोबिन के साथ पाउंड होकर ट्रेवल करेगी, ठीक है। और 3% भाई उसका मन है कि मैं तो प्लाज्मा में डिजोल्व होंगी, तो प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाओ दीदी तुम, तो ऑक्सीजन दीदी हमारी बोलती हैं कि 3% तो मैं प्लाज्मा में घुल के जाऊँ। अब हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा कैरियर है जो कि हमारे ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है और फिर जहाँ हमें छोड़ना होता है वहाँ छोड़ देता है ऑक्सीजन को, ठीक है। जब तक ब्लड में है ऑक्सीजन तो उसको कैरी करके रखेगा, ठीक है। और मान लो फिर हमें टिश्यूज़ को देना है तो वो टिश्यूज़ को दे भी देगा, दैट्स इट, ये होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स, मतलब ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स बात किए तो O2, 4 O2 को कैरी कर सकता है, ठीक है। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हीमोग्लोबिन कंसिस्ट करता है हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है। हीम पार्ट होता है, सिंपल सी बात है देखो, तो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो ये तो चलो ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन है ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, ठीक है, तो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ग्लोबिन प्रोटीन विद 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, ये देखो, ये तो तुम्हें चेन्स दिख रही है ना, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये 4 चेन्स हैं, ठीक है, ये 4 चेन्स हैं, ठीक है। तो 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं, 2 चेन्स दिख रही हैं तुम्हें, दैट इज़ और ग्लोबिन की 2 चेन्स है, 4 चेन्स हैं, 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं, ठीक है, 2 अल्फा चेन्स हैं एंड 2 बीटा चेन्स हैं, ठीक है। अब प्रोटीन की चेन्स आई, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये आयरन वाला पार्ट, ये जो आयरन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करवा रहा है, दैट इज़ योर
हीम ग्रुप है ये, ठीक है, दैट इज़ योर हीम ग्रुप। हाँ जी, तो ये तुम्हारा हीम ग्रुप है। हीम क्रीम याद आ गई मैं, डूबी डूबी, हाँ हीम क्रीम और हीम ग्रुप, ठीक है, तो हीम ग्रुप है ये तुम्हारा। ओके, तो हीम पार्ट है ये तुम्हारा, और हमारे पास 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं, दैट इज़ योर हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को ऐसे ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहा है, ठीक है। जैसे कि जब ब्लड में ऑक्सीजन आई, अब ये बात करेंगे कैसे। हाँ जी, चलो ये देखो, और बाकी 3% जो है वो डिजोल्व हो जाएगी प्लाज्मा में। अब यहाँ देखो, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, इन्होंने एक कंपाउंड बना लिया, एक मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का। अब एक रिवर्सिबल, ये जो साइन होता है ना, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये साइन होता है रिवर्सिबल का। रिवर्सिबल का क्या है कि मैं जब, अभी तो मैं एल्वियोली की साइड पर हूँ, एल्वियोली की साइड पर हूँ, तो मुझे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को बाइंड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे को ब्लड में लेके जाना है, ठीक है, ऑक्सीजन को। तो हीमोग्लोबिन को बाइंड करके ऑक्सीजन के साथ मैंने HbO2 बना लिया। HbO2 बोले तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला गया है इसको। अब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये पहुंच गया है टिश्यूज़ वाली साइट पर, मतलब ये सिस्टमिक कैपिलरी में है जहाँ पर मुझे ऑक्सीजन को देना है। तो ये टूट कर ये बना लेगा हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन ब्लड में ही रहेगा और ऑक्सीजन हमारे पास टिश्यूज़ में चल जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, यही है। तो ये रिवर्सिबल का साइन ये सिग्निफाई करता है। क्या बोला गया है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2, ठीक है। अब ये देखो, RBC के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, इतना तो पता है ना, ठीक है। तो एल्वियोली ने ऑक्सीजन दिया RBC को, ये RBC है हमारी बाइकॉन्केव प्यारी प्यारी बड़ी सी, ठीक है। तो ये RBC ये हमारी पल्मोनरी कैपिलरी है। पल्मोनरी कैपिलरी पता है ना यार, अभी बहुत बार पढ़ लिया, अब तो नहीं बताऊंगी क्या है पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है। तो RBC के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है प्लस ऑक्सीजन दे दिया हमने, 97% तक जा रहा है, ठीक है। 3% जो है ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिजोल्व होकर जा रहा है, 3%। क्या 3% किस में जा रहा है? प्लाज्मा में। और RBC जो हीमोग्लोबिन है 97% तक इसमें जा रहा है, ठीक है। चलो ऐसे, हाँ जी, बहुत छोटी हुई मैं, हाँ जी, ओके। तो प्लाज्मा में 3% तक डिजोल्व होकर, मतलब जो लिक्विड मैट्रिक्स है हमारे ब्लड का, उसके अंदर 3% तक घुल के जा सकता है, और हमारे पास जो ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन के साथ कंपाउंड बनाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन पल्मोनरी कैपिलरी में, ठीक है। चलो ये था क्या? हीमोग्लोबिन के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन 97% ऑक्सीजन किसके थ्रू जाता है? हीमोग्लोबिन के थ्रू जाता है। 3% ऑक्सीजन किसके थ्रू जाता है? डिजोल्व होकर प्लाज्मा में, ठीक है। अब NCERT में बहुत ही प्यारी सी चीज़ दी हुई है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है? देखो, सिंपल सी बात है, द परसेंट सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन प्लॉट्स अगेंस्ट, देखो ये हमारा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लगी है, अगर ये हमारे पास 4 ऑक्सीजन लगती तो मतलब 100% सेचुरेशन हो गई है, मतलब 100% ऑक्सीजन लग चुकी है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब 4 के 4 ही हमारे पास जगह है खाली और 4 ही ऑक्सीजन लग चुकी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि 100% सेचुरेशन है। सेचुरेशन इज़ लाइक एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि बस अब और नहीं लग सकती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो 100% सेचुरेशन। अगर यहाँ पर 3 ऑक्सीजन लगी तो क्या हुआ? 75% सेचुरेशन। इतने तो मैथ्स आती है ना। मान लो ये है 25%, ये है 25%, ये 25% और ये 25%, तो मिलकर कितना बनी सब? 100%। और अगर 3 लगी, मतलब 3 लगी यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन लगी तो कितना परसेंट सेचुरेट हुआ? या 3/4 कर लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कितना सेचुरेशन हुआ हमारे पास? 75%, ठीक है। उसी तरीके से अगर एक ही ऑक्सीजन लगी तो 25% सेचुरेशन हुआ, ठीक है। तो ये प्लॉट बनाएंगे हम, ये एक प्लॉट बनाएंगे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोला गया है इसको, ठीक है। NCERT लिखती है एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाई जाती है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। और अगर एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये तो यार याद ही रखना पड़ेगा तुम्हें। अब इसमें मैं तुम्हें क्या ही समझाने बैठूंगी, क्या इसमें क्या है, नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन पाई जाती है,
20 ml ऑक्सीजन पाई जाती है। इसको याद रखना वैल्यूज़ को, मैं इसको रिलेट करते हैं अभी, ठीक है। तो अगर 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन पाई जाएगी, ठीक है। चलो अब इस कर्व के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं नॉर्मल बैठी हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल तुम्हें पढ़ा रही हूँ, इतना ही है, ठीक है। नॉर्मल तुम बैठे हो पढ़ रहे हो, ठीक है। तो नॉर्मल अगर हम फिजियोलॉजिकल कंडीशन चल रही है, हम कुछ नहीं फालतू एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या ऐसे, ठीक है, तो नॉर्मल बैठे हैं, तो मेरी ऑक्सीजन जो हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है ये कितना लगेगी, सिर्फ 3 लगेगी। 75% सेचुरेशन आएगी, मतलब 75% तक, 75% तक हमारे पास सेचुरेशन अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है तो, ठीक है। अगर 75% हुआ, डन। चलो 75% सेचुरेशन। देखो अब ये प्लॉट हम बनाते किस किस के बीच में है, सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, वही बात कि कितना लगेंगे, यही सेचुरेशन बोला गया है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में हम प्लॉट बनाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब तुम्हें वो वैल्यूज़ जानने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी सेचुरेशन पे कौन सा वैल्यू होगा पार्शियल प्रेशर का, वो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है 75% तक सेचुरेशन होगी जब नॉर्मली हम बैठे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ 100 ml ऑफ ब्लड कितना रहेगा, 15 ml ऑफ ऑक्सीजन रहेगी हमारे पास ब्लड में, ठीक है। मतलब नॉर्मल जो हमारा ब्लड है उसके अंदर 15 ml ऑक्सीजन रहेगी, ठीक है। और जो 5 ml थी, 5 ml, सिंपल सी बात है, अगर वो जो एक ऑक्सीजन है वो कहाँ गई होगी, वो कहाँ गई होगी, टिश्यूज़ में गई होगी, तभी तो वो यहाँ नहीं लगी हुई है। नॉर्मल कंडीशन में ब्लड ऐसे हमें हीमोग्लोबिन ऐसे दिख रहा है, क्यों दिख रहा है ऐसे, क्यों दिख रहा है भाई साहब, क्योंकि ये वाली जो ऑक्सीजन थी ना, ये हमने टिश्यूज़ को दे दी है, ठीक है। ऐसे मान के चलो, ठीक है, बड़े स्केल पर मान के चलो। तो जो अगर 5 ml हमने टिश्यूज़ को दे दी है, 15 ml हमने दे दिया है किसको, ब्लड को, ठीक है। तो 15 ml ऑक्सीजन हमारे पास पड़ी है ब्लड के पास, और 5 ml टिश्यूज़ को दे दिया, क्योंकि मैं नॉर्मल बैठी हूँ, मुझे कुछ नहीं, अभी मैं कुछ फालतू की चीज़ें नहीं कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी को इतनी ज़रूरत नहीं है, मेरे बॉडी टिश्यूज़ को इतनी ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन की। अगर उसी समय मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, कोई फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज हूँ, तो भाई साहब अब मुझे ज़्यादा किसको देनी पड़ेगी, बॉडी टिश्यूज़ को। सिंपल सी बात है, मेरी बॉडी टिश्यूज़ काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं बहुत ही एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कर रही हूँ, एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो अब क्या होगा, अब हमने क्या किया, जो हमारी ब्लड है, नॉर्मल ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो एक ऑक्सीजन रखी उसने, सिर्फ एक ऑक्सीजन, ठीक है। और बाकी किसको दे दिया, 15 ml ऑक्सीजन किसको दे दिया, हमारी टिश्यूज़ को, ठीक है। अब रिलेट करें इसको, देखो अगर एक 100 ml ऑफ ब्लड है, ठीक है, तो उसके अंदर ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो हमने 20 ml के साथ 20 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो ये क्या हुआ 5 ml, ये क्या हुआ 5 ml, ये हुई 5 ml, ये हुई 5 ml, ठीक है। ऐसे ऐसे, ठीक है, बहुत सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होंगे, वैसे ही हम इसके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन को रिलेट करके पढ़ो यार, ऑक्सीजन ऐसे, ऑक्सीजन ऐसे, ठीक है। तो ये 5 ml। अब देखो अगर नॉर्मल बैठी हूँ मैं, तो नॉर्मल अगर बैठी हूँ तो ये वाली जो ऑक्सीजन है ना, ये उतर के चली गई टिश्यूज़ के पास। थोड़े बहुत तो काम करना ही है, ऐसे थोड़ी बिल्कुल जिंदा थोड़ी, मेटाबॉलिज्म फिर भी चलाना ही है। तो ऑक्सीजन दे दी 5 ml मैंने, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन दी, मतलब कितना चला गया, 5 ml कहाँ चला गया, टिश्यूज़ के पास। बट अभी जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगी ऑक्सीजन, वो कितनी होगी, अभी ये 3 प्रेजेंट है, क्या हुआ 15 ml, 15 ml, ठीक है, 15 ml। 100 ml ऑफ ब्लड है, एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में 100 ml ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, डन, ठीक है। उसी तरीके से मैं एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कर रही हूँ, एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो अब भाई साहब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, रेस्पिरेशन चाहिए, एनर्जी बनानी है बहुत सारी, ठीक है। तो ये तीनों ऑक्सीजन गई टिश्यूज़ के पास, टिश्यूज़ के पास गई। अब ये कौन सी, एक ऑक्सीजन बची, मतलब जो हमारा नॉर्मल ब्लड है उसके पास कितनी है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है ब्लड के पास, ठीक है। तो ये समझाने के लिए है तुम्हें, जो भी ये स्टोरी बनी जा रही है, ठीक है। बाकी नॉर्मल ऐसे अगर हम समझे तो ऐसा, ठीक है। चलो फिर अगर 100% सेचुरेशन है, मतलब बिल्कुल ही 4 की 4 जो है ऑक्सीजन हमारे पास लगी हुई है, ब्लड के अंदर ही पड़ी है, ठीक है। तो 100% सेचुरेशन, ठीक है, दैट्स इट। चलो तो ड्यूरिंग एक्सट्रीम एक्सरसाइज 25% तक सेचुरेशन होती है, मतलब जो ब्लड में प्रेजेंट है कितनी है हमारे पास, सिर्फ 5 ml है, बाकी जो 15 ml है वो मैंने टिश्यूज़ को दे दी है। क्यों भाई साहब, अगर मेरी मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, मसल्स वाले जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू है, अब उसको काम करना है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसको रेस्पिरेशन करके एनर्जी बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो
ऑब्वियसली उसको मेरे को देनी पड़ेगी ऑक्सीजन, क्योंकि एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड, जो हमारी रेस्पिरेशन करना है उसके लिए ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड, तो मेरे को देनी ही पड़ेगी ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है, दैट इज़ इट। आई होप ये वाले कॉन्सेप्ट से तुम्हें काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, सेचुरेशन का मतलब, ठीक है। बाकी इसको ऐसे रिलेट करना, अगर 75% सेचुरेशन बोला गया है तो ये ऑक्सीजन उतरी है और ये टिश्यूज़ में गई है, तो 75% सेचुरेशन हुआ है, ये कहने का मतलब था, ठीक है। चलो आज का लेक्चर थोड़ा सा मतलब वैसा था कि भाई साहब काफ़ी ज़्यादा ही अलग से कॉन्सेप्ट थे, बट आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। जिस तरीके से, इस तरीके से ही पढ़ के समझना और रिवाइज़ कर लेना अच्छे से लेक्चर को, और जो वैल्यूज़ हैं उनको अच्छे से याद कर लेना। आज याद करोगे, कल याद करोगे, रिवाइज़ करोगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। सो सब्सक्राइब करना बायोबडी को, और शेयर कर दो यार, जो भी तुम्हारे साथ के नीट एस्पिरेंट्स हैं, अच्छा कंटेंट है, देखेंगे वो भी। सब्सक्राइब करना बायोबडी को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।